Hello dear student, in this series we discuss about Hess law of constant heat summation. 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 This is a topic of thermodynamics. This is a topic of thermodynamics. इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम ये देख जाएंगे कि कोई भी रिएक्शन होती है, यदि वो एक स्टेप में हो चाहे वेरियस स्टेप में हो, लेकिन जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा जितना एक स्टेप में होगा, चाहे वही रिएक्शन कई स्टेप वाली हो, तो जितना उस कई स्टेप वाली रिएक्शन में होगा, दोनों रिएक्शन का इक्वल टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा. दिस इज हेस लॉ. वी नो दैट. यहाँ पे बात करेंगे एंथैल्पी की. किसकी बात करेंगे? एंथैल्पी की. और ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि एंथैल्पी क्या होती है. किसी भी रिएक्शन को अगर हम कराते हैं और वो कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन होती है, तो जो एनर्जी होती है, जो हीट होता है रिएक्शन का, जो हीट होता है, वो हम उसे कहते हैं एंथैल्पी. वो क्या होता है? एंथैल्पी. तो आगे समझते हैं कि एंथैल्पी, वी नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. इट इज अ स्टेट फंक्शन. That is, it is independent on the path function. ओके. अगर मैं कहूँ कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन occurs in one step or enthalpy of a reaction occurs in various step. तो इसको समझेंगे. तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, उसका एंथैल्पी, या कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, उसका एंथैल्पी चेंज दोनों का क्या होगा? सेम होगा. मतलब यही कि उसमें जो प्रोडक्ट बनता हो, रिएक्शन जो प्रोडक्ट हो, वो सेम होना चाहिए. जैसे अगर हम हेस लॉ की बात करें, तो इफ़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस in many step, then a standard enthalpy change and standard enthalpy change of a reaction is sum of enthalpies of intermediate
reaction. This is called Hess law. This is called Hess law. Hess law क्या है कि if a reaction takes place in many steps, then standard enthalpy change of a reaction is sum of enthalpies of intermediate reactions. तो इसको let us consider in giving example देखेंगे. एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. सपोज करिए कि कार्बन इज अ ग्रेफाइट एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट. व्हेन ट्रीटिंग विथ कार्बन डाइऑक्सीजन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. इट विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. What will be the standard enthalpy change of this reaction? Reaction enthalpy change of this reaction क्या होगा? अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड है. जो मेजर प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड है. लेकिन क्या हम केवल इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसीडर करते हुए क्या हम इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है. ऐसा कभी नहीं करेंगे कि केवल इसी रिएक्शन को कंसीडर करके इसका एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है कि कार्बन ग्रेफाइट जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना ले. जब तक हम अदर जो इसी से रिलेटेड हम अदर रिएक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे तब तक हम इसका एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस बनेगी. साथ में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया. हो सकता है 1 मोल ऑक्सीजन से एक कार्बन ग्रेफाइट जो है 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता. तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी उसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होगा? तो इसलिए हम केवल इसको मेजर प्रोडक्ट मान करके, इसको कंप्लीट रिएक्शन मान करके इसका एंथैल्पी चेंज का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे. और यदि करेंगे तो ये एंथैल्पी चेंज गलत आ जाएगा. तो यदि हमें ऐसा करें इसी से सिमिलर, हम सिमिलर रिएक्शन लेंगे. सिमिलर रिएक्शन तो क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड व्हेन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और यहाँ पे जो चेंज होगा, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आती है 383.5 किलो जूल पर मोल. ये वैल्यू आई. और ऐसा भी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है कि कार्बन ग्रेफाइट हाफ मोल रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना सकता है. तो कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर से कंप्लीट कंबशन होने लग जाए. कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाए. एक रिएक्शन ऐसी भी पॉसिबल है, इसको रिएक्शन नंबर 1 एज्यूम करते हैं. और ये 1 रिएक्शन और पॉसिबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है. यदि इसको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो इसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा इस कार्बन का, और इस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और इसका डेल्टा एच होता है, इसका जो डेल्टा एच होगा
डेल्टा एच इक्वल टू, यहाँ पे जो साइन है माइनस का है, माइनस का है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो माइनस 283.0 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम रिएक्शन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। इसी को कोरिलेट करते हुए दोनों रिएक्शन आई हैं और इनका एंथैल्पी चेंज के कैलकुलेशन में इन रिएक्शंस को हम कंसीडर करेंगे, इन रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन डेल्टा दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 इज -283.0 किलो जूल पर मोल। यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, साथ में ये हीट निकल रही है, यदि ऐसा हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस हीट को एब्जॉर्ब कर ले, इफ रिएक्शन सेकेंड if reaction second right side when absorb heat, then अगर यह एब्जॉर्ब कर लेगी हीट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन, देन साइन ऑफ द डेल्टा एच विल चेंज्ड। साइन क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये रिएक्शन ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्प्शन में ही साइन पॉजिटिव लगेगा डेल्टा एच का, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए साइन नेगेटिव आया है। यहाँ पे दोनों के केस में साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज्ड होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होगी तो किस में होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस। और इसका जो होगा, इसका जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, प्लस इसका, यदि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कंबस्टन से इतना हीट इवॉल्व हो रही है तो इतना हीट ये एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल, इसका डेल्टा एच ये आया। इसको रिएक्शन थर्ड मान लेते हैं, इसको रिएक्शन थर्ड मान लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रिएक्शन को, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो आएगा कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड व्हेन ट्रीटेड विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, it give carbon monoxide gas, that is delta H will be प्लस का किसका, इसे कि -38, माइनस, इसमें देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, -383.5 किलो जूल पर मोल, प्लस दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, प्लस 283.0, यहाँ पे देखिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। हम रिएक्शन फर्स्ट और थर्ड को जोड़े हैं तो डेल्टा एच इक्वल टू 383.5 प्लस 283
इक्वल टू 100.5 किलो जूल पर मोल केल्विन पर मोल। ये क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया। इसका मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना होगा, डेल्टा एच इक्वल टू 100.5 किलो जूल पर मोल होगा। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, इसका 93 होगा, इसका 93 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 93 होता है। इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है फर्स्ट रिएक्शन का वो -393.5 किलो जूल होगा, और इसका होता है 283 थर्ड वाले रिएक्शन का, तो यह हो जाएगा 110.5 किलो जूल पर मोल। 110.5 किलो जूल पर मोल इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस चेंज एज, जैसे है यदि कोई रिएक्शन है ए, यह कन्वर्ट हो रही है बी में, तो यहाँ पे ए डायरेक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो सपोज करिए इसका एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा आर एच। यदि यही रिएक्शन दूसरे स्टेप में कई इंटरमीडिएट रिएक्शन से होते हुए प्रोडक्ट बी बना रही हो, सेम प्रोडक्ट बना रही हो, तो सपोज करिए ए सबसे पहले गया सी में कन्वर्ट हुआ, ए किस में कन्वर्ट हुआ, सी में, तो इसका एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सपोज करिए डेल्टा आर एच वन, दैट इज इस रिएक्शन एंथैल्पी चेंज फर्स्ट ये हो गया। फिर यह रिएक्शन डी में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एच टू। फिर यह रिएक्शन बी में कन्वर्ट हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H3 से। तो कहने का मतलब है कि सेम यही रिएक्टेंट बी में प्रोडक्ट, बी सेम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है। यदि एक स्टेप में जितना कन्वर्जन होगा, इसमें डेल्टा एच जाती एंथैल्पी चेंज की जितनी वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी, ये कई भी स्टेप में होगा तो इनके सबका समेशन के इक्वल होगा। इसका मतलब एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आएगा, वह एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वह सारे स्टेप के एंथैल्पी चेंज के समेशन के इक्वल होगा। तो डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री, हम देख रहे हैं इस रिएक्शन की दो रूट हैं, एक रूट यह है और एक रूट यह है। इन दो रूटों में देख रहे हैं कि इसमें तीन टाइप के रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, और हम जो भी एंथैल्पी चेंज होगा फर्स्ट रूट सपोज करिए यह है, तो इसमें जितना एंथैल्पी चेंज होगा, इन अलग अलग ये जो अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन हुई हैं उनके द्वारा टोटल सारे का समेशन का एंथैल्पी चेंज दोनों का हमेशा इक्वल होगा। इसलिए डेल्टा आर एच इक्वल टू द, एक फर्स्ट रूट का है, इज इक्वल टू द डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री के इक्वल होगा। दिस इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन लॉ। सो इसको याद रखेंगे सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है कि यदि कोई रिएक्शन हो रही हो, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे उस कई स्टेप में हो, जितना एक स्टेप में एंथैल्पी चेंज होगा, एक स्टेप से जो प्रोडक्ट बना है वो उसका एंथैल्पी चेंज होगा,
कई स्टेप से होते हुए अगर वो रिएक्शन वही प्रोडक्ट बन रहा है तो सारे एंथैल्पी चेंज के समेशन के इक्वल होगा। दिस इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। ये इम्पॉर्टेंट लॉ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।